नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। जी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है आपकी, और इसमें आज अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख चित्रकला या राजस्थान की चित्रकला एवं चित्र शैलियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए कि चित्र का मतलब क्या होता है, चित्र का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज होती है उस चीज को उसी के जैसा हूबहू बनाना क्या कहलाता है, चित्र कहलाता है। अगली बात आपको ये भी याद रखनी है कि चित्रकला में मानव होता है, वो मानव अपने दिमाग के या अपने मस्तिष्क के अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों को वो क्या करता है, किसी कागज पर, किसी कपड़े पर या किसी पत्थर पर वो क्या करता है, उसको भावों को अभिव्यक्त करता है किसी के माध्यम से, चाहे कलर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे रंग हो, उसके माध्यम से। इसे क्या कहा जाता है, चित्रकला कहा जाता है। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर कैमरे वगैरह का आविष्कार हुआ नहीं था और किसी प्रकार की कोई फोटोकॉपी की मशीनें वगैरह थी नहीं, तो उस समय चित्रकला का बड़ा महत्व हुआ करता था। लोग चित्रों के बारे में और चित्रों के से संबंधित बहुत अधिक जानकारी रखते थे। आजकल तो हर चीज आर्टिफिशियल हो गई है। हम जो भी चीज लाते हैं, प्रिंट हो गया, पेपर हो गया, जो भी हुआ अपन मार्केट से लाते हैं और वो ऑटोमेटिकली आप कंप्यूटर से डिजाइन वगैरह करने के बाद बनाते हो। पहले ऐसे नहीं था, पहले चित्रकला को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और इसीलिए आपका एक टॉपिक दिया है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियां। और इनसे रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल बनते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये क्या है चित्रकला, जिससे रिलेटेड अपने सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, चित्रकला का मतलब भी क्या होता है कि अपने मन के अंदर आए भावों को क्या करना भाई, किसी कागज, किसी कपड़े या किसी पत्थर पर क्या करना, उकेरना, उसे कहा जाता है चित्रकला। समय के अनुसार धीमे धीमे चित्रकला में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नताएं आ गई और हर एक क्षेत्र की चित्रकला के अंदर अपने अलग अलग प्रभाव को देखा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारे यहाँ पर देखिए लोक चित्रकारी का प्रभाव ज्यादा है। और लोक चित्रकारी के अंतर्गत मैं आपको काफी चीजें आपको वो बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। जैसे एक चित्र होता है जिसका नाम होता है अकारद चित्र। कौन सा चित्र होता है भाई, अकारद चित्र। और अकारद चित्र क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं सबसे पहले। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ भाई अकारद चित्र क्या होता है। अकारद चित्र क्या है, ये अगर आपसे पूछे तो आपको क्या जवाब देना है वो ध्यान से सुनिएगा। अकारद चित्र का अर्थ या फिर मतलब आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये जो अकारद चित्र है ये मिले हैं दर्रा। दर्रा कहां पर है, और दर्रा व आलनिया के अंदर मिले हैं। अब दर्रा व आलनिया कहां पर है, कोटा के अंदर है। वैसे ये यहां से मिले हैं दर्रा व आलनिया की में, और इसके अलावा मिले कहां से हैं, बैराट से। ये बैराट कहां पर है, तो बैराट जयपुर के अंदर है, यहां से मिले हैं ये चित्र। क्या विशेषता रही है इन चित्रों की, तो ध्यान रखना कि ये चित्र पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित हैं। सबसे पुराने चित्र है, मतलब कहता है कि जब आदि मानव था, हमारे पूर्व जो आदि मानव थे, सभ्यता का अभाव था, उस समय अपने भावों को यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उकेरा था। ये याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। और ये किस प्रकार के चित्र है, तो ये शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब क्या हुआ, शैल पर बने हुए चित्र है, शैलाश्रय चित्र है। ये आपको याद रखना है ना। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट के बारे में। एक अपने आपको पता होना चाहिए, एक होता है भराड़ी। क्या होता है भाई, भराड़ी। और भराड़ी क्या होता है, ये भराड़ी चित्र क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो ये हमारे राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृति के अंदर देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्या है भाई, एक ऐसा चित्र है जो अपन अपने सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी देता है। अब आप कहोगे सर ये भराड़ी क्या होता है, तो यह एक शैलाश्रय है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भील जनजाति की वैवाहिक देवी भराड़ी है या भराड़ी माता है।
याद रखना, विवाह के समय, विवाह के समय भराड़ी माता का चित्र बनाकर, भराड़ी माता का चित्र बनाकर इसकी पूजा होती है, इसकी पूजा की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्या की जाती है भाई? इनकी पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सीधे सीधे सवाल है और अक्षर क्या कर लिए जाते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। एक अपने चित्र होता है सांझी। सांझी चित्रण क्या होता है? तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ पर एक पक्ष होता है जिसका नाम है श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? श्राद्ध पक्ष होता है। देखिए, सांझी के बारे में आपको याद रखना है कि श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर उस समय ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा की जाती है, धार्मिक कार्य बंद होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं। उस दौरान कहता है कि देवता होता है वो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं। तो महिलाएं होती है ना, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो अपने घर में क्या करती है, हर रोज 16 दिनों तक व्रत करती है और व्रत करने के बाद सांझी माता का चित्र बनाती है और सांझी माता का चित्र बनाकर उनकी क्या करती है, पूजा करती है। तो ये सांझी चित्रण श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। कौन से पक्ष में बनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात कि सांझी पूजन, सांझी पार्वती माता के रूप में पूजा, या सांझी को, सांझी को पार्वती की माता के रूप में पूजा जाता है। अब भाई, अब याद रखना, ये चित्र कौन बनाता है? सांझी माता का चित्र अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? अच्छे वर की कामना के दौरान, कि भाई हमारा धनी है वो हमारे लिए अच्छा मिले, हमारी बात कहने वाला मिले, हमारी बात सुनने वाला मिले। तो वो क्या करती है, पूजा करती है। और कहता है कि 16 दिन बाद में एक व्रत भी करती है जिसको थम्बुड़ा व्रत कहते हैं। हालांकि वो आर्ट एंड कल्चर का ये क्या होता है, सांझी चित्रण होता है, श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। सांझी माता को पार्वती के रूप में पूजा जाता है और अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए सांझी माता के क्या किया जाता है भाई, पूजा किया जाता है, पूजा की जाती है और ये सारा कार्य होता है। अब आगे बात करता हूँ अगली बात। और अगली बात आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर एक चित्रण होता है जिसका नाम होता है संज्ञा कोट या फिर मानना। मानना, मानना क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मानना का अर्थ क्या होता है। मानना का अर्थ होता है अलंकृत, सजावट। तो मानना और मानना का मतलब होता है, पहली बात तो अलंकृत, या फिर मैं ऐसे करूं, मानना का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो अर्थ के बारे में बात करूं मैं आपके सामने, तो आप कहोगे सर मानना का अर्थ होता है अलंकृत। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अलंकृत। अब आप कहोगे सर अलंकृत तो अर्थ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मानने कब बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, घर में चौक या फिर आंगन को अच्छा व आकर्षक दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए इसके मध्य, इसके मध्य जो चित्र बनाए जाते हैं,
उसे मांडना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? मांडना कहा जाता है। अब कहता है कि अपने गांव में तो ये भी कहा जाता है कि भाई आंगन को, अगर आंगन की लिपाई पुताई हो गई तो आंगन को खुला नहीं, खाली नहीं छोड़ते हैं, अशुभ माना जाता है। तो उसमें चौक वॉक बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मांडना कहा जाता है। और साइड साइड में आपको पता होगा कि जो होता है उसके किनारे 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 भी चित्र बनाए जाते हैं, फूल पत्तियां जैसी डिजाइन की जाती है। और इसमें कौन से रंग का प्रयोग होता है? तो इसमें रंग पूछे तो आप क्या कहोगे? इसमें दो रंगों का प्रयोग होता है। कौन था? ये तो गेरू होता है। गेरू के साथ और कौन सा होता है भाई? आप कहोगे सर सफेद चूना। सफेद चूना, जिसको अपने गांव में क्या कहा जाता है? कली कहा जाता है। इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। इसकी सहायता से आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। आगे बात करता हूं मैं अगले चित्र के बारे में। एक होता है भाई अपने थापा। अब आप ये कहोगे सर ये थापा क्या होता है? आपने देखा होगा थापा का मतलब होता है हाथ से बना दिया जाता है। जैसे ये हाथ है, इस हाथ से यहाँ पर क्या बना दिया गया भाई? चित्र बना दिया जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? थापा कहा जाता है। जैसे ये अपने हाथ होता है ना, हाँ, तो ये जो हाथ होता है, इस जैसे ये हाथ है, मैं यहाँ पर ये आपको बताऊं, जैसे ये देखो, अरे हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा है? ये होगा नहीं, ये इस प्रकार से होता है हाथ का निशान। इसी को ही क्या कहा जाता है? थापा। घर में कोई पूजा वूजा होती है माता जी की, या फिर घर के अंदर कुछ शुभ काम होता है तो घर के बाहर क्या लगाते हैं? थापा लगाते हैं। दीपावली के अवसर पर भी देखा होगा घर के बाहर थापा वगैरह लगाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? थापा कहा जाता है। तो एक ही चीज याद रखनी है थापा के बारे में, दीवार पर हाथ की अंगुलियों व हथेलियों के निशान को, दीवार पर हाथ के निशान को थापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? थापा कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का थापा ही होता है जो एकदम इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे बात करता हूं अब मैं आपको, तो आपको ये भी याद रखना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर कई बार लकड़ियों पर आपने चित्रित देखे होंगे, लकड़ियों पर भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ कि लकड़ी पर कौन कौन से चित्र होते हैं। तो लकड़ी पर बने चित्र, लकड़ी पर बने चित्र कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे आप लोगों ने कावड़ सुना है? कावड़, कावड़ क्या होता है? मंदिर नुमा एक आकृति होती है ना, उसे कावड़ कहते हैं, जिसको खोलने पर बहुत सारे इसमें दरवाजे होते हैं चारों तरफ। और कावड़ क्या होता है कि जो कावड़िया बाट होते हैं ना, वो अपने गोद में ऐसे रखते हैं, फिर वो उसको लेके चलते हैं। और कावड़ के अंदर प्रधान रंग होता है लाल। और इस कावड़ के अंदर देवी देवताओं के क्या होते हैं भाई? अच्छे अच्छे चित्र होते हैं। तो याद रखना, एक तो होता है अपने कावड़, क्या होता है भाई? कावड़ होता है। अब आपसे पूछ ले, बताओ भाई कावड़ क्या है? तो यह मंदिर नुमा लकड़ी का मंदिर है, सीधा लिखवा दो। यह लकड़ी का मंदिर होता है। फिर देखो इसमें इसमें विभिन्न देवी देवताओं के, इसमें विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के सभी लोक देवताओं के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। तो विभिन्न लोक देवी देवताओं के, लोक देवी पब्लिक देवताओं के चित्र होते हैं। ये भी याद रखो, देवी देवताओं के इसमें क्या होता है भाई? चित्र होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि इसमें कावड़ का रंग कैसा होता है भाई? कावड़ का रंग लाल होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कावड़ का रंग लाल होता है, आप कहोगे वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लाल होता है। एक स्पेशल बात, कावड़ का वाचन कौन करता है? कावड़ का वाचन कावड़िया भाट करते हैं।
कावड़िया भाट करते हैं, याद रखना है ना कि कावड़ का वाचन कावड़िया भाट करते हैं, ये याद रखना है। अब देखिए आगे बात करता हूं, एक और इसमें आकृति है दूसरी, और यहां पर दूसरी आकृति मैं लेकर आ रहा हूं और वो लेकर आता हूं बेवाण। बेवाण, अब आप कहोगे सर ये क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक रहेगा ना। तो ये बेवाण, तो बेवाण भी क्या है, लकड़ी से बना मंदिर। कहां काम आता है ये, तो देवी देवताओं की झांकी निकालते समय इसमें मूर्ति रखी जाती है, इसमें मूर्ति रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, इसमें क्या रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, ये भी आपको याद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल जूलनी एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी के जो मंदिर होते हैं ना, ठाकुर जी के मंदिरों में इनकी क्या निकाली जाती है भाई, सवारी निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अपने लकड़ी पर बने हुए चित्र हो गए। लकड़ी पर बने हुए चित्र के बाद अब मैं अगर बात करूं तो कागज पर बने चित्र, कागज पर बने चित्र, और कागज पर जो बने चित्र होते हैं भाई उनके बारे में अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई ये कागज पर बने चित्र को क्या कहते हैं, तो एक याद रखनी है कि सर कागज पर जो चित्र बनते हैं, कागज पर बने चित्र को, कागज पर बने चित्र को पाना कहा जाता है, पाना ऑब्लिक पाने, कहा जाता है, पाना या पाने कहा जाता है। क्या होता है कि जो चित्र होते हैं ना, जो अपने कागज वगैरह, आप मैं आपको सीधा सा उदाहरण दूं, अपने गांव घर में दीपावली के दौरान अपनी पूजा की सामग्री वगैरह लाते हैं तो लक्ष्मी जी की छाप लाते ना, वो क्या है, जिसको लक्ष्मी जी का पाना कहा जाता है। तो कपड़े पर, सॉरी कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहा जाता है, कागज पर बने किसके चित्र, देवी देवताओं के चित्र को, पर बने देवी देवताओं के चित्र को क्या कहा जाता है, कि चित्र को पाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पाना कहा जाता है, पेपर कहा जाता है, याद रखना। एक बात और, अब देखिए इसमें अलग अलग पाने होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा पानो ऑब्लिक पानो, पाने ऑब्लिक पाना की छपाई सांगानेर में होती है, सांगानेर में होती है। वैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा सबसे आकर्षक पाना किसका है, वैसे सभी देवता देवी देवताओं के चित्र आते हैं, ध्यान रखना। सबसे आकर्षित पाना, अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षित पाना पूछे किसका है तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर श्रीनाथ जी का है। किसका है भाई, श्रीनाथ जी का है। क्यों हो रहा है भाई, श्रीनाथ जी का है, जो 24 श्रृंगारों युक्त, जो 24 श्रृंगार युक्त हैं, जो 24 श्रृंगार से युक्त हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई ये 24 श्रृंगार किए हुए इसमें अलग अलग प्रकार के 24 श्रृंगारों वाला है, इसलिए सबसे आकर्षक कहा गया इसको, है ना। तो ये हो गए कागज पर बने चित्र, जिनको क्या कहा जाता है, पाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पाना कहा जाता है। तो याद रखना पाना ऑब्लिक पाने क्या है, तो धार्मिक चित्र जो देवी देवताओं के होते हैं उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले बात करते हैं, और अगले अपने बात करते हैं मानव शरीर पर बने चित्र, मानव शरीर पर बने चित्र। तो अब क्या है, मानव सभ्यता के अंदर मानव शरीर पर भी बहुत सारे चित्र हैं। आप लोगों ने आदिवासी समुदाय को या
ऐसे कई समुदायों को देखा होगा जो अपने शरीर पर बहुत अधिक टैटू बनाते हैं। उनको अपन आजकल आजकल क्या कहा जाता है, टैटू कहा जाता है नए जमाने में। बाकी उसको कहा जाता था गोदना। तो एक तो होता है क्या भाई, शरीर पर बने चित्र में एक होता है गोदना। महिलाएं पुरुष कभी हाथों पे कभी पैरों पे ऐसी ऐसी जगह पे टैटू बनाए होंगे, आपने देखा होगा तो आपको भी आनंद आया होगा, यार यहाँ पे भी टैटू बनते हैं क्या। जैसे गर्दन पे, हाथ पे, यहाँ पे, है ना, जहाँ जो जैसे यहाँ पर भी बना देते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं, पैरों पे, थाई पे, पेट पे, कमर पे, चेस्ट पे, हर जगह क्या है, हाँ, तो वो है गोदना। तो गोदना क्या कहोगे, शरीर पर, कलर चेंज करके बताऊं, हाँ, याद रखना, शरीर पर बने चित्रों को गोदना कहा जाता है। चित्रों को गोदना कहा जाता है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो गोदना होता है इसमें कैसे रंग का प्रयोग होता है, तो आप क्या कहोगे, इसमें 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 चमड़ी को खोदकर खोदकर उसमें हरा व काला रंग भरा जाता है। हरा व काला रंग भरा जाता है। आजकल तो क्या है कि शोरूम वगैरह हो गए, बड़े बड़े कंपनियां बन गई है टैटू बनाने की, आपके शरीर पर कैसा टैटू बनाना है। आजकल तो मतलब जैसे फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, सामान्य लोगों को भी देखा होगा, तो सब टैटू बनाते हैं। तो ये जो टैटू है ये अपने आज का नहीं, बहुत पुराना है। फिर देखिए एक होता है जिसको कहा जाता है मेहंदी। मेहंदी, और मेहंदी के बारे में आपको याद रखना है कि जो मेहंदी है, दूसरे नंबर पे मैंने बताया है ये मेहंदी। और मेहंदी के बारे में आपको याद रखना है कि मेहंदी क्या है। मेहंदी आपको पता है कि मेहंदी का हरा रंग होता है, मेहंदी का रंग कुशलता, सौम्यता, सौम्यता, सुंदरता, सुहाग तथा प्रेम का प्रतीक होता है। विभिन्न प्रकार के ओकेजन वगैरह होते हैं, कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेहंदी। मेहंदी एक तरह का क्या है, रंग है, प्राकृतिक मेहंदी को एकदम, हाँ, तो वो क्या होता है कि शरीर पर लगाया जाता है, उसे मेहंदी कहा जाता है। अब आपको एक चीज और याद ना, मेहंदी सोजत वाले की प्रसिद्ध है, वाले की प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। कौन सा टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, भौगोलिक सूचकांक मिल चुका है। अब आगे बात करता हूं अगले चित्र के बारे में। आगे आपको पता होगा कपड़े पर बने चित्र। और कपड़े पर कैसे चित्र बनते हैं, दो प्रकार के चित्र बनते हैं, कपड़े पर बने चित्र। अब आप कहोगे सर कपड़े पर भी चित्र बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो एक होता है बार्तिक, बातिक, बातिक को ही क्या कहा जाता है, वार्तिक। क्या होता है भाई, कपड़े पर कैसे रंग भरा जाता है, तो आप कहोगे सर कि कपड़े पर क्या होता है, मोम की परत चढ़ाकर, मोम की परत चढ़ाकर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है भाई, बातिक या वार्तिक कहलाती है। एक अपने और है, हालांकि उसमें मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको शाहपुरा शैली पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, पिछवाइयां, पिछवाइयां भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित
बनाए गए चित्र पिछवाई कहलाती है। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कि दीवारों पर भी चित्र बनाए जाते हैं। तो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दीवार पर बनाए गए चित्र। तो दीवारों पर कैसे चित्र बनाए जाते हैं भाई, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे? दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो पहले ही होता है, उसको कहा जाता है फ्रेस्को ब्रूनो। क्या कहोगे? फ्रेस्को ब्रूनो। अब आप कहोगे सर फ्रेस्को ब्रूनो क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? ताजी व गीली प्लस्तर पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? फ्रेस्को ब्रूनो कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? फ्रेस्को ब्रूनो कहलाती है। और इसे आरायस या आला गीला, इसे आरायस ऑब्लिक आला गीला पद्धति कहा जाता है। आला गीला पद्धति कहा जाता है, ये भी याद। तो इसे आरआईएस भी कहते हैं और आला गीला पद्धति भी कहते हैं। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसे पणा भी कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में पणा कहा जाता है। आगे बात करता हूं इसके बारे में। तो अगला है भाई अपने, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत जहांगीर के समय हुई। किसके समय हुई थी इसकी शुरुआत? तो आप कहोगे सर जहांगीर के समय हुई। आगे बात करता हूं, फ्रेस्को ब्रूनो के बाद में आती है आपके, उसका नाम है फ्रेस्को शेको। क्या? फ्रेस्को शेको। इसमें क्या होता है भाई? आप कहोगे सूखी प्लस्तर पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है भाई? फ्रेस्को शेको कहलाती है। एक चीज और याद रखना है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों की दृष्टि से शेखावाटी क्षेत्र संपन्न है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र में जितने भी चित्र है भित्ति चित्र है और बड़े फेमस और अच्छे क्या है चित्र हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तो अपन ने चित्रकला के बारे में सामान्य बातें की है। अब अगली क्लास अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ और उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ। उसी प्रकार से अपन धीमे धीमे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी अपन ने जो बात की वो अपन ने खाली जो चित्रकला की नॉर्मल बात है कि भाई भराड़ी क्या होता है, सांझी क्या होता है, मानना क्या होता है, मानव के शरीर पर कपड़े पर बनाए जाने वाले चित्र कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात की है ना। तो अगली क्लास के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए, पहले इसको पढ़िए, उसके बाद अगली क्लास को अच्छे से पढ़ना ताकि सीक्वेंस आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, जय हिंद।